500 साल पहले दुनिया का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ रोमन एम्पायर का राज था। और ऐसे कबाइल रहते थे जो किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं थे। हर मुस्लिम लश्कर जो वहाँ जाता या तो वापस लौट आता या हमेशा हमेशा के लिए खो जाता। अरब के रेगिस्तान से एक जवान सिपहसालार निकला जिसने फैसला किया कि वो सिर्फ जंग नहीं जीतेगा बल्कि पूरे नॉर्थ अफ्रीका की तकदीर बदल कर रख देगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन था ये उक़बा इब्न नफ़ी और क्यों आज भी उसका नाम तारीख के अजीम तरीन फातिहान में लिया जाता है। उक़बा इब्न नफ़ी का ताल्लुक कुरैश के मशहूर कबीले फ़िहर से था। वो उस दौर में पैदा हुए जब इस्लाम अपनी इब्तदाई मंजिलों से गुजर रहा था। बचपन ही से उन्होंने अरब की सख्त जिंदगी, रेगिस्तान के सफर और जंगों का माहौल देखा। उनके रिश्तेदार एक मशहूर सहाबी और मिस्र के फातिह थे, अम्र इब्न अल-आस। इस वजह से उक़बा को बचपन से ही फौजी निजाम, सियासत और क़यादत देखने का मौका मिला। जब अरब लश्करों ने मिस्र को फतह किया तो उक़बा भी उन मुहिम्मत का हिस्सा बने। मिस्र की फतह के बाद उन्होंने पहली बार उस दुनिया को देखा जो अरब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बड़े शहर, मजबूत किले और रोमन हुकूमत। लेकिन मिस्र के मगरिब में एक और दुनिया थी। आज का लीबिया, तुनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, यहाँ रोमन एम्पायर का असर अब भी बाकी था। साथ ही बर्बर कबाइल पहाड़ों और सहराओं में रहते थे। वो बहादुर थे, जंगजू थे और किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुस्लिम फौज जब किसी शहर को फतह करती तो कुछ अरसे बाद रोमन और बर्बर मिलकर उस पर दोबारा कब्जा कर ले। ये सिर्फ तलवार की जंग नहीं थी, ये सब्र, हिकमत और मुस्तकिल क़यादत का इम्तिहान था। इसी दौरान एक जवान सिपहसालार को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई जो नामुमकिन लगती थी, नॉर्थ अफ्रीका को हमेशा के लिए इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बनाना। और यहाँ से शुरू होती है उक़बा इब्न नफ़ी की असल कहानी। मिस्र की फतह के बाद जाहिर था कि नॉर्थ अफ्रीका की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। रोमन एम्पायर कमजोर जरूर हो चुकी थी लेकिन उसकी फौज अब भी मजबूत थी। दूसरी तरफ बर्बर कबाइल अपनी जमीन के लिए जान भी दे सकते थे। हर बार मुस्लिम फौज किसी इलाके को फतह करती, कुछ महीने बाद बगावत फिर शुरू हो जाए। ऐसा लगता था कि कोई जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। इसी दौरान उमय्यद हुकूमत ने एक ऐसे सिपहसालार की तलाश शुरू की जो सिर्फ जंग जीतना ही ना जानता हो बल्कि नॉर्थ अफ्रीका में हमेशा के लिए इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता हो। ये जिम्मेदारी दी गई उक़बा इब्न नफ़ी को। उक़बा अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ शहर फतह कर लेना काफी नहीं। जब तक मुस्लिम फौज का अपना मजबूत मरकज नहीं होगा, हर फतह कुछ अरसे बाद दोबारा हाथ से निकल जाएगी। उक़बा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि सहरा के दरमियान एक नया शहर बसाया जाए, ऐसा शहर जो मुस्लिम फौज का मरकज हो, जहां सिपाही ट्रेनिंग ले, जहां लोग आबाद हो और जहां से पूरे नॉर्थ अफ्रीका का निजाम चलाया जा सके। ये शहर था कायरोवान। 670 ईस्वी में उक़बा इब्न नफ़ी ने रेगिस्तान के दरमियान कायरोवान की बुनियाद रखी। शुरू में यहाँ कुछ भी नहीं था, न बाजार, न मकान, न दीवारें। मुस्लिम सिपाहियों ने अपने हाथों से मस्जिद बनाई, घर तामीर किए और धीरे धीरे ये सुनसान रेगिस्तान एक जिंदा शहर में तब्दील होने लगा। यही शहर बाद में नॉर्थ अफ्रीका में इस्लाम, इल्म और तहजीब का सबसे बड़ा मरकज बना। रोमन हुक्मरान समझ गए थे कि अगर कायरोवान मजबूत हो गया तो नॉर्थ अफ्रीका उनके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने बर्बर कबाइल को अपने साथ मिला लिया। एक और बड़ी जंग तैयार हो रही थी लेकिन उक़बा इब्न नफ़ी रुकने वालों में से नहीं थे। अब उनका अगला निशाना था पूरे नॉर्थ अफ्रीका को फतह करना। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने कितनी बड़ी फौज और कितने बड़े इम्तिहान आने वाले हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक कायरोवान की बुनियाद 670 ईस्वी में रखी गई और ये वाकई मुस्लिम फौज का स्ट्रेटेजिक मरकज बना। कायरोवान की बुनियाद रखने के बाद उक़बा इब्न नफ़ी का अगला मकसद सिर्फ एक शहर बसाना नहीं था, उनका मकसद था पूरे नॉर्थ अफ्रीका को इस्लाम के ज़ेरे असर लाना। लेकिन उनके और इस मकसद के दरमियान था
दुनिया का सबसे सख्त रेगिस्तान सहरा सहारा। आज हम गाड़ी और GPS के साथ भी रेगिस्तान में खो सकते हैं, लेकिन सोचिए 1400 साल पहले एक लश्कर सिर्फ ऊंट और घोड़ों और अल्लाह पर भरोसे के साथ हजारों किलोमीटर का सफर कर रहा था। दिन की सख्त गर्मी, रात की सर्दी, पानी की कमी और हर मोड़ पर काट लगाकर बैठे दुश्मन, लेकिन उक़बा इब्न नफ़ी ने अपनी फौज का हौसला टूटने नहीं दिया। हर कदम पर वो अपने सिपाहियों को याद दिलाते, हम सिर्फ जमीन जीतने नहीं निकले, हम इंसाफ और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने निकले हैं। मुस्लिम लश्कर धीरे धीरे मगरिब की तरफ बढ़ता गया। कई कस्बे और शहर बिना लड़ाई के सुलह पर राजी हो गए, जबकि कुछ जगहों पर सख्त मुकाबले हुए। रोमन फौज हर बार सोचती थी कि अब मुस्लिम लश्कर रुक जाएगा, लेकिन उक़बा हर जीत के बाद और आगे बढ़ते गए। सबसे बड़ा चैलेंज रोमन एम्पायर नहीं था, असल चैलेंज थे बर्बर कबाइल। ये लोग अपनी बहादुरी, तीरंदाजी और पहाड़ी जंग के लिए मशहूर थे। वो जमीन को रोमन फौज से भी बेहतर जानते थे। कभी वो मुस्लिम लश्कर पर अचानक हमला करते, कभी रात के अंधेरे में गायब हो जाते, लेकिन उक़बा ने हर मुकाम पर अपनी स्ट्रेटजी बदली, कहीं सुलह की, कहीं जंग की, और धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हुकूमत के जरिए असर आने लगा। अब उक़बा इब्न नफ़ी का लश्कर अल्जीरिया से गुजरता हुआ मोरक्को की तरफ बढ़ रहा था। उनके सिपाही थक चुके थे, लेकिन उनका सिपहसालार अब भी एक ही बात कहता था, अभी सफर खत्म नहीं हुआ, अभी हम दुनिया के किनारे तक जाएंगे। हजारों किलोमीटर का सफर, सालों की जंग और बेशुमार मुश्किलात के बाद आखिरकार उक़बा इब्न नफ़ी और उनका लश्कर उस जगह पहुंच गया जहां उससे पहले किसी मुस्लिम फौज ने कदम नहीं रखा था। उनके सामने था बेपनाह अटलांटिक ओशन। सिपाही हैरान थे, उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया था कि अब आगे सिर्फ पानी ही पानी था, ना कोई जमीन, ना कोई शहर, ना कोई रास्ता। यहीं आकर उक़बा इब्न नफ़ी अपने घोड़े से उतरे। मशहूर रिवायत के मुताबिक उक़बा इब्न नफ़ी ने अपने घोड़े को समंदर के पानी तक ले जाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर ये समुंदर मेरे आगे जाने के दरमियान न होता तो मैं भी तेरे दीन का पैगाम दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचा देता। ये अल्फाज उनके जज्बे की निशानी बन गई। ये वाकया इस्लामी रिवायात और बाज़ तारीखी किताबों में मशहूर है, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन इसकी सनद पर इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन उक़बा इब्न नफ़ी को ये नहीं पता था कि जब वो फतह का सफर मुकम्मल समझ रहे थे, तब उनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही थी। बर्बर सरदार कुसैला, जो पहले मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था, दोबारा ताकत जमा कर रहा था। उसने रोमन हुक्मरानों का हाथ के साथ हाथ मिला लिया। दोनों का मकसद सिर्फ एक था, उक़बा इब्न नफ़ी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। फतह के बाद उक़बा इब्न नफ़ी ने अपनी फौज का एक हिस्सा मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया। अब उनके साथ सिर्फ चंद 100 वफादार सिपाही रह गए थे। दुश्मन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। बर्बर सरदार कुसैला ने रोमन फौज के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्हें पता था अगर उक़बा जिंदा कैरावान वापस पहुंच गया तो नॉर्थ अफ्रीका हमेशा के लिए मुस्लिम हुकूमत का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया, सामने से नहीं बल्कि घाट लगाकर हमला किया जाएगा। जब मुस्लिम लश्कर वादी से गुजर रहा था, अचानक चारों तरफ से नारे बुलंद हुए। हजारों बर्बर और रोमन सिपाही पहाड़ों से नीचे उतर आए। मुस्लिम फौज हर तरफ से घेर ली गई। सिपाहियों ने कहा, अमीर, अभी भी मौका है, हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन उक़बा इब्न नफ़ी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो अल्लाह की राह में निकला है वो मौत से नहीं भागा। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने चंद 100 वफादार सिपाहियों के साथ दुश्मन की हजारों की फौज पर टूट पड़ी। आखिरी मुकाबला। जंग बहुत सख्त थी। मुस्लिम सिपाही एक एक करके शहीद होते गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। उक़बा इब्न नफ़ी आखिरी लम्हे तक लड़ते रहे। आखिरकार 683 ईस्वी में नॉर्थ अफ्रीका का यह अजीम फातेह उक़बा इब्न नफ़ी मैदान जंग में शहीद हो गया। उक़बा की शहादत
के बाद कई इलाके मुस्लिम हुकूमत के हाथ से निकल गए। रोमन और बर्बर कबाइल ने दोबारा कब्जा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उक़बा की सारी मेहनत ज़ाया हो गई, लेकिन तारीख का फैसला कुछ और था। कायरवान अब भी खड़ा था, इस्लाम की बुनियाद अब भी मजबूत थी, और सिर्फ कुछ साल बाद इसी बुनियाद पर एक और सिपहसालार उठाएगा, और सिर्फ कुछ साल बाद इसी बुनियाद पर एक और सिपहसालार उठेगा जो पूरे नॉर्थ अफ्रीका को दोबारा फतह करेगा, और फिर उसका लश्कर समुंदर पार करके स्पेन में दाखिल होगा। उस सिपहसालार का नाम था मूसा इब्न नुसैर। मशहूर तारीखी रिवायत के मुताबिक उक़बा इब्न नफ़ी 683 ईस्वी में बैटल ऑफ तहूरा के करीब शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद मुस्लिम कंट्रोल कुछ अरसे के लिए कमजोर हुआ, लेकिन कायरवान की बुनियाद और उनकी फौजी स्ट्रेटजी ने बाद की फुतूहात के लिए रास्ता हमवार किया। 683 ईस्वी उक़बा इब्न नफ़ी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग मरते नहीं। वो अपनी सोच, अपने काम और अपनी कुर्बानी की वजह से हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाते हैं।